बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी मलबे का ढेर की आखिरी किस्त लेके हाजिर हुई हूँ। इसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ गनी का बाजू थामे हुए आ रहा था। वो उकड़ू बैठ के चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। इसकी आंखें आधा लम्हे रुकने के बाद चेहरे पे टिकती और आधा लम्हे गनी की तरफ देखने लगती। मनोरी गनी का बाजू पकड़े हुए इससे एक कदम आगे चल रहा था, गोया इसकी कोशिश हो के गनी कुएं के पास ना रुके, पहलवान को देखे बगैर ही गुजर जाए। मगर रखा जिस कदर बिखर के बैठा हुआ था, गनी ने उसे दूर ही से देख लिया था। कुएं तक पहुंचते पहुंचते उसके दोनों बाजू फैलकर उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर आंखें ज़रा छोटी करके इसे देखा। इसके गले में हल्की सी खरखराहट हुई, मगर वो कुछ बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाजू नीचे करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने शक भरी नज़रों से इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में से देख के चमक आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे इसके चेहरे की झुर्रियाँ ज़रा फैल गई थी। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर इसकी छाती से भारी सी आवाज़ निकली, सुना गनिया। गनी के बाजुओं ने फिर फैलना चाहा, मगर पहलवान पर इसका कोई रद्दमल ना देखकर इसी तरह रह गए। वो पीतल के तने का सहारा लेकर कुएं की सील पे बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में सरगोशियाँ तेज़ हो गईं। अब दोनों आमने सामने आ गए थे तो बात ज़रूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ कह नहीं सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बना फिरता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का। मलबा तो सरकारी मिल्कियत है, किसी को गाय खूंटा नहीं लगाने देता। मुनौरी भी डरपोक है। इसने बताया क्यों नहीं? रखे ही ने चिराग दीन और इसकी बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की मन पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा ये मिट्टी भी छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। और इसकी आंखें पूर्ण नम हो गईं। पहलवान ने भीगी फैली हुई टांगें समेट ली। अंगूछा कंधों की मुंडेर से उठाकर कंधे पे डाल लिया। लच्छे ने चिल्लम इसकी तरफ बढ़ा दी। वो कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब किस तरह हुआ? गनी आंसू रोकता हुआ बड़े इसरार के लहजे में बोला, तुम लोग इसके पास थे, सब में भाई भाई किसी मोहब्बत थी। अगर वो चाहता तो तुम में से किसी के घर में छुप सकता था। इसे इतना भी समझ न आई। ऐसा ही है। खुद रखे को महसूस हुआ कि इसकी आवाज़ में कुछ गैर फितरी सी गूंज है। इसके होंठ की गाढ़ी राल से चिपक गए थे। इसकी मूँछों के नीचे से पसीना इसके होंठों पे आ रहा था। इसके माथे पे किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा था। इसकी रीढ़ की हड्डी सारा चाह रही थी। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने वैसे ही लहजे में पूछा। उसकी गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगूछे से बगलों का पसीना पहुंचा और गले का झाग मुंह में खींच खींच के गली में थूक दिया। क्या क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पे जोर दे के झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछ तो वो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग साथ होता तो बात और थी रखे। मैं इसे समझा रहा था मेरे साथ चल, मगर वो अड़ा रहा। नया मकान छोड़ के कैसे जाऊं? यहाँ मेरी गली है, कोई ख़तरा नहीं। भोले कबूतर ने ये ना सोचा कि गली में ख़तरा ना सही, बाहर तो ख़तरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जुनों ने जान दे दी। रखे से तेरा बड़ा सहारा था, कहता था रखे के होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर मैं
जब आई तो रखे के रोक भी ना रोक सकी। रखे ने सीधा होने की कोशिश की क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा था। इसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास जैसे कोई चीज़ इसकी सांस को जकड़ रही थी। इसका सारा जिस्म पसीने से तर हो गया था और इसके पैरों के तलवों में गोया कोई चीज़ रेंगने लगी। इसी असना में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरी और इसकी आँखों के सामने तैरती हुई निकल जाती। इसे अपनी ज़बान और होंठों के दरमियान का फासला कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। इसने अंगूछे से होंठों के कोनों को साफ किया और इसके मुंह से निकला, है प्रभु, सच्चियाँ तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने महसूस किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं, इसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। तो वो इसके कंधे पे हाथ रख के बोला, जी हल्का ना रखिया, जो होनी थी वो सो हो गई, इसे कोई वापस थोड़ी ला सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। मेरे लिए चिराग दीन नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आखिर इतनी तसल्ली हुई कि ज़मीन की कोई तो यादगार है। मैं तुम्हें देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह रखे तुम लोगों को सेहत मंद रखे, जीता रहो और खुशियाँ देखो। और गनी छड़ी पर दबाव डाल के उठ खड़ा हुआ चलते हुए। फिर इसने कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखी ना। रखे के गले से हामी भरने की मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगूछे बीच में लिए इसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के माहौल को हसरत भरी निगाह से देखता हुआ आहिस्ते आहिस्ते गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमंगोइयाँ चलती रहीं। मनोरी ने गली से बाहर निकल के ज़रूर गनी को सब बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का ताल्लुक किस तरह खुश्क हो गया था। रखा किसी मुंह से लोगों को मलबे पे गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी का बुरा बोल नहीं बोली। रखे मरदूत का ना घर ना घाट, इसे किस मन माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में औरतें घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेलने लगे और 13 बरस की लड़कियां किसी बात पे गुत्थम गुत्था हो गईं। रखा गहरी शाम तक कुएं पे बैठा खंगारता रहा और चिल्लम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए से पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। रखे ने हर बार एक ही जवाब दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान मामूल के मुताबिक बाहर गली के बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पे आ बैठा। रोज़ अक्सर वो रास्ते से गुजरने वाले वाकिफ़कारों को आवाज़ें दे दे के बुलाता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर इस वक्त दिन वो लच्छे को अपनी दिलकुशोरी देवी की यात्रा की तफसील सुना रहा था जो इसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को रुखसत करके वो गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ा देखकर वो रोज़ की आदत के मुताबिक से इसे धक्का दे के हटाने लगा और भैंस को हटा के उस सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पे बैठ गया। गली इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती ना होने की वजह से वहाँ शाम से ही अंधेरा छा जाता था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी से निकल रही थीं। च्यू च्यू चू चुक 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 चुर। एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहाँ से उड़ के लकड़ी की चौखट पे आ बैठा। उसे लकड़ी के रेशे इधर बिखर गए। कौवे की वहाँ बैठे बैठे मलबे के कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वाऊ वाऊ। कौवा कुछ देर सहमा हुआ सा चौखट पे बैठा रहा, फिर वो परों को फड़फड़ाता हुआ उड़ के कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे की उड़ जाने पे कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरह मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में धुर धुर धुर, मगर कुत्ता पास आके भौंकने लगा। वाओ वाओ हट।
परे हट, वो पहलवान ने मिट्टी का एक ढेला उठा के कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता ज़रा पीछे हट गया, मगर इसका भौंकना बंद न हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते को माँ की गाली देके वहाँ से उठ खड़ा हुआ और फिर जाके कुएं की सील पे लेट गया। पहलवान के मलबे से हटने पे कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर तक भौंक कर जब गली में से कोई जानदार चलता फिरता दिखाई ना दिया तो वो एक बार फिर कान झटक कर मलबे पे वापस आ गया और वहाँ कोने में बैठ के गुर्राने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।